मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को शुभाशीर्वाद, स्नेहाशीष। आप मेहनत तो बहुत कर रहे होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन मेहनत के सिवा इस समय आपके लिए सुनहरा अवसर है जब आप अपने बड़ों से, अपने माता पिता, अपने दादी दादा जी से ढेर सारा आशीर्वाद कलेक्ट करें, ग्रहण करें। क्योंकि आशीर्वाद आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का आपके लिए वरदान है। आपके सफलता में 99% जो है वो तो मेहनत ही है, स्टडी ही है, लेकिन 1% जो है वो ब्लेसिंग्स काम आता है, आशीर्वाद काम आता है। तो इस समय अच्छा सुनहरा मौका है कि आप अपने बड़ों का आशीर्वाद और दुआओं को संचित करें। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीड, बीज। आज हम लोग बेटे 2 टॉपिक कंक्लूड करेंगे, खत्म करेंगे, एक बीज और एक फल। फिर हमारा एक टॉपिक बच जाएगा इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सीड, जिसको आप कहते हैं बीज, है ना। पहले तो ये जाने कि बीजों के अध्ययन को क्या कहते हैं। बीजों के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ सीड इज नॉन एज स्पर्मोलॉजी, है ना, स्पर्मोलॉजी। अगर आप बीजों के बारे में अध्ययन करते हैं जिस विज्ञान में, जिस साइंस में, उस साइंस को स्पर्मोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, यह आप जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हमारा जो ओव्यूल होता है, यानी जिसको आपने बीजांड बोला, वो किस में परिवर्तित हो जाता है बेटे? ओव्यूल किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। नहीं, बीज में परिवर्तित हो जाता है। ये सब आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने कहा था कि ये जो पार्ट था आपका ओव्यूल का, बस आप तो जानते हो कि डायग्राम हमेशा आपको ध्यान में रखना है बेटे। ये आपका ओव्यूल था और यहाँ पे आपके बना लिया था आपने, क्या क्या, इसके अंदर भ्रूणपोष थे और फिर यहाँ पे एम्ब्रायो था, सब आपने बना लिया। ये जो पार्ट है आपने इसको कहा था, अच्छा ये बायोटेक्निक होता है, पता ही है आपको। ये जो आउटर वाला होता है बाह्य अध्यावरण होता है, ये बना लेता है, सूख के कठोर हो जाता है और बना लेता है टेस्टा। क्या बनाता है? टेस्टा, यानी बीज का जो सबसे बाहर वाला कोट है यानी आवरण है, वो टेस्टा कहलाता है। और जो इनर वाला लेयर है, जिसको आप इनर इंटेगुमेंट बोले थे, अंतः अध्यावरण बोले थे, बाह्य अध्यावरण निषेचन के बाद, इसमें जब निषेचन हो गया तो बाह्य अध्यावरण किस में बदल गया बेटा? टेस्टा में। और अंतः आवरण किस में बदल गया? तो टेगमेन में बदल गया है, टेगमेन में बदल गया। और ये दोनों मिला करके क्या बन जाएगा? सीड कोट, जिसको आप बीज चोल बोलते हैं। जिसको आप क्या बोलते हैं बेटे? बीज चोल बोलते हैं, है ना। अच्छा, बीज जो है बेटे, बीज जो है ये एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंतिम उत्पाद है। यानी सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन जो होता है पुष्पी पादपों में, उसके जो उत्पाद बनते हैं वो सबसे अंतिम उत्पाद कौन? सीड। यह भी एमसीक्यू में हम लोगों को आ सकता है, वस्तुनिष्ठ में आ सकता है। क्यों सर? क्योंकि सीड के बाद तो कुछ बनना नहीं है ना। हम लोग या तो सीड खाएंगे या तो सीड को बोएंगे जमीन में, इसके बाद तो कुछ बनना नहीं है, यानी उसका जीवन चक्र यहाँ खत्म हो जाता है ना। ये बात है। तो सीड जो है बेटे, या ऐसे लिखें कि सीड का निर्माण कहाँ होता है?
फल के अंदर होता है, नहीं, फल के अंदर होता है। अच्छा, और सीड क्या होता है बेटे, बीज क्या होता है? यह एंजियोस्पर्मिक यानी लैंगिक जनन का, मतलब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। यानी इसके बाद और कोई उत्पाद नहीं बनते हैं, कोई चीज नहीं बनता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा ए बेटा, सीड को हम एक और नाम से जान सकते हैं क्या? आपने क्या कहा था, ओव्यूल में निषेचन के बाद सीड बन जाता है, नहीं? तो क्या हम सीड को यानी बीज को निषेचित बीजांड भी बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीजांड में निषेचन के बाद ही तो बीज बना ना, ये बात है। तो या तो आप सीड कहें या तो आप निषेचित बीजांड कहें, यानी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओके। अच्छा, बीज में होते क्या क्या हैं? तो बीज में मेनली जो होते हैं, आपको तो पहले से पता है, सीड का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको जब एम्ब्रायो बनाया था तो मैंने आपको डाइकॉट और मोनोकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, दोनों का चित्र मैंने आपको दिखाया था। अब भी दिखाऊंगा आपको, और थोड़ा सा अलग तरह से रिवीजन भी करवाएंगे हम आपको मजा आएगा ही, होप, है ना। इसमें जो होते हैं बेटा, इसमें सीड में क्या क्या होते हैं? तो पहले तो सीड कोट होता है सबसे बाहर, जिसको आप बीज चोल बोलते हो, ठीक। अच्छा भाई, उसके बाद क्या होता है? एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है, जिसको आप भ्रूणीय अक्ष बोले थे। और इसी एम्ब्रायोनल एक्सिस पे कौन कौन था, आपको याद है क्या कि सब खा पका गए? बोलो ना। ऊपर में कौन था? प्लीम्यूल, जिसको आप प्रांकुर बोले थे। उसके बाद कौन था? इपिकोटाइल, बीजपत्रोपरिक। उसके बाद कौन था? मीजोकोटाइल, बीज पत्र मध्यक। उसके बाद कौन? हाइपोकोटाइल। और सबसे नीचे कौन? रेडिकल यानी मूलांकुर, जहां से रूट बनेगा, और प्लीम्यूल से क्या बनेगा? सूट और लीफ बनेगा। ये आपको याद रखना है, नहीं भूलना है। ओके, एम्ब्रायोनल एक्सिस। और क्या होगा बेटे? कॉटिलीडन होगा ऑफ कोर्स, यानी बीजपत्र होंगे। अगर एक बीजपत्री होगा तो एक होगा, और द्विबीजपत्री होगा तो दो कॉटिलीडन होगा, यही ना। अच्छा, बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि बीजपत्र के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोकॉट या मोनोकॉटिलिडन कहिए, मोनोकॉटिलिडन, और डाइकॉटिलिडन। इसको आपने बोला एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। तो ये मुझे बताने की दरकार नहीं थी, क्योंकि आप बचपन से जानते हो, लेकिन हमने सोचा चलो एक बार बचपन भी तो याद आ जाए। मेरे बच्चे भी तो अभी छोटे ही हैं, यानी आपकी बात कर रहा हूँ। ओके, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, और बेटा जी, तो कॉटिलेडन के आधार पे, बीज पत्र के आधार पे बीज कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अगर एक बीज पत्र होगा तो एक बीजपत्री, अगर दो बीज पत्र होंगे तो द्विबीजपत्री। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है बेटे, इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा एक मिनट, आपको एक चीज और बताया था ना, याद है ना क्या, कि यहां पे कौन होते हैं? न्यूसेलस। फिर एक बार बता रहा हूं, क्योंकि आगे फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे फिर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, तो पौधा फिर खत्म। ये क्या था? न्यूसेलस। आपने क्या कहा था बाबू मेरा, कि जब ये भ्रूणकोश बढ़ने लगता है तो इसको बढ़ने के वक्त न्यूसेलस का उपयोग पोषक तत्व के रूप में हो जाता है नॉर्मली, है ना। मतलब 99% न्यूसेलस क्या हो जाता है? उपयोग हो जाता है। किस रूप में? शरबत के रूप में? मार देंगे नहीं, पोषक तत्व के रूप में। कौन करता है? अरे यार, एम्ब्रायो सैक करता है, भ्रूणकोश करता है। अच्छा, लेकिन किसी बीज में
किसी किसी बीज में पूरा का पूरा बीजांडकाय यानी न्यूसेलस का उपयोग नहीं हो पाता है, थोड़ा सा बच जाता है। उसको क्या बोलते हैं? पेरीस्पर्म, परिभ्रूणपोष। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं बेटे, मैं एक बात बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। क्या वैसे बीजांडकाय जिसको आपने न्यूसेलस बोला, वैसे बीजांडकाय का पूर्ण उपयोग भ्रूण के द्वारा हो जाता है। किस रूप में? भ्रूण के द्वारा पोषक तत्व के रूप में लिख दो, के द्वारा पोषक पदार्थ के रूप में हो जाता है। लेकिन किसी बीज में यह शेष रह जाता है, तो इस शेष भाग को कहते हैं पेरीस्पर्म या परिभ्रूणपोष। याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है ना, परिभ्रूणपोष। और बेटे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल ले लें काली मिर्च, जिसको आप इंग्लिश में ब्लैक पेपर बोलते हो, फिर मीठा चुकंदर जिसको आप शुगर बीट बोलते हो, है ना। इन सबों में न्यूसेलस थोड़ा सा रह जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? परिभ्रूणपोष यानी पेरीस्पर्म। ओके, अच्छा। तो कॉटिलीडन के आधार पे बीज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? मोनोकॉटिलीडन, डाइकॉटिलीडन। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है बेटे? तो इंपॉर्टेंट ये है कि भ्रूणपोष के आधार पे बीज कितने प्रकार के होते हैं। आइए वो देखें। आइए, क्या on the basis of इंडोस्पर्म के आधार पर, है ना, बीज कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पर बीज 2 प्रकार के होते हैं। खूब ध्यान से समझिएगा। जब बेटे ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, त्रिसंलयन हुआ था, 2 पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक और सेकेंड मेल गैमीट यानी दूसरा नर युग्मक जब संलयित हुआ था, तो क्या बना था? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या कोशिका। और उसको जब आपने बढ़ाया था तो 3 प्रकार के भ्रूणपोष आपने बना लिया था। कौन कौन आपको याद है क्या? कौन? केंद्रकीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, दूसरा सेल्यूलर इंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा हेलोबियल इंडोस्पर्म। तीनों का काम एक ही है, क्या? बढ़ते हुए भ्रूण को पोषक तत्व देना, पोषक पदार्थ देना, है ना। ये बात आपको याद रखना है। तो उसी के आधार पे इसका 2 प्रकार होता है। कौन कौन? एक होता है इंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड, यानी इसको बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज या एल्बुमिनस बीज। ठीक, ये तो एक प्रकार हो गया। दूसरा नॉन इंडोस्पर्मिक
नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस। थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन मेरे बच्चे बोल लेंगे, मुझे पता है। तो इसको बोलते हैं अभ्रूणपोषी या गैर अल्बुमिनस बीज। गैर अल्बुमिनस बीज, ठीक है। ओके, दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, अगर इसका परिभाषा अगर आपको कोई पूछे तो नाम ही तो सब कुछ कह रहा है बेटे, है। भ्रूणपोषी यानी इस बीज में, ऐसे बीज में भ्रूणपोष बचा हुआ रह जाता है और ऐसे बीज में भ्रूणपोष सारा का सारा खा पका जाता है। नहीं, अब मान लो आपको मैंने चॉकलेट दिया, नहीं, कई बच्चे करते हैं कि बड़ा चॉकलेट होता है, थोड़ा सा छुपा के रख दिया है, तो आपके पास बचा है ना, यानी वो कैसा है, वो भ्रूणपोषी है। और कई बच्चे होते हैं ना, हम नहीं देंगे, अच्छा भाई खा, तो उसको क्या बोलते हैं, अभ्रूणपोषी बीज, है ना। तो बेटे आपने इंडोस्पर्म बनाया था, ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म, इस इंडोस्पर्म शेष रह जाता है। ऐसे बीज को क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज। उदाहरण देता हूं, अभी रुक जाओ। और ऐसा बीज जिसमें पूरा भ्रूणपोष भ्रूण के परिवर्धन में यानी डेवलपमेंट में, विकास में उपयोग हो जाता है, उपयोग कर लेता है या हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अभ्रूणपोषी या गैर अल्बुमिनस बीज, है ना। अच्छा, अगर आपको इसमें एग्जाम्पल लेना हो भ्रूणपोषी बीज में, तो एग्जाम्पल ले लीजिए। कौन कौन बेटे, जैसे चावल, राइस, गेहूं, मक्का, है मक्का, कैस्टर, अरंड जिसको बोलते हो, है ना। इसको गांवों में अंडी बोलते हैं, अरंड यानी इंग्लिश में इसको कैस्टर बोलते हैं, है ना, कैस्टर बोलते हैं। अच्छा बेटे, कैस्टर का सीड बीज देखे हो क्या तुम लोग गांवों में? सुनो तो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो ये कैस्टर यानी अरंड का बीज है, अब ब्लू नहीं होता है मैं भी जानता हूं, लेकिन अब जिस कलर का होता है वो मैं कहां से लाऊं? अच्छा, और इसके ऊपर ये मान लो अरंड का बीज है। अब देखो, अरंड का नाम आया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आ गया मुझे। क्या? इसके ऊपर एक वाइट कलर का ऐसा आकार का होता है, इसको बोलते हैं केरंकल। याद रखना, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको बोलते हैं केरंकल, याद रखना बेटा, इसको केरंकल बोलते हैं। ओके, और ये केरंकल क्या होता है? ये थर्ड इंटेगुमेंट होता है, तीसरा अध्यावरण होता है, जो नॉर्मली पुष्पी पादपों में नहीं होता है, इसीलिए ये पूछा जाता है। ओके, तो ये कैसे बीज है बेटे? भ्रूणपोषी। इसमें भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म बचा हुआ है, मतलब कि भ्रूण को भी परिवर्तन के लिए, विकास के लिए जितना भ्रूणपोष चाहिए था वो इन्होंने दिया, लेकिन फिर भी बच गया, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? भ्रूणपोषी बीज बोलेंगे। ओके, अच्छा, ऐसा बीज जिसमें पूरा का पूरा भ्रूणपोष भ्रूण के परिवर्धन में उपयोग हो जाता हो, शेष मात्र न रह जाता हो, उसको क्या बोलते हैं? अभ्रूणपोषी या गैर अल्बुमिनस बीज। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा, मटर, पी, चना, है ना, ये सब हो गए कौन? अच्छा, चना या मटर आप देखते होंगे कि इनका जो भोज्य पदार्थ होता है ना, इनका ये अपना भोज्य पदार्थ बीज पत्र में जमा करके रखते हैं, और यही कारण है
कि इनका जो बीज पत्र होता है वो मोटा होता है। चना का बीज पत्र देखे हो, मोटा होता है। क्यों मोटा है? वो मार के फुला दिया? नहीं, उसमें भोज्य पदार्थ संचित करके रखता है। समझ में आया ना? तो इनका जो बेटा कॉटिलिडन होता है यानी बीज पत्र होता है, वो कैसा होता है? बोलो, मोटा होता है, थिक होता है। समझ में आया ना? ये बात है, इसको बेटा आपको याद रखना है। ओके, तो आप एक काम करें कि एक बार स्क्रीन रिवीजन कर लें। आपके स्क्रीन पे अभी इस समय एक डायग्राम डिस्प्ले हो रहा होगा, उसमें भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीज का चित्र दिख रहा होगा आपको। एक साइड आपका जो है अभ्रूणपोषी है, एक तरफ मैंने भ्रूणपोषी रखा है, एक तरफ बीन का जो है बीज है बीन का, और एक तरफ जो है वो मेज का है, मक्का का है। आप देख पा रहे हैं कि जो अभ्रूणपोषी है इसके अंदर भ्रूणपोष नहीं है, वो कॉटिलिडन है। कॉटिलिडन में भोज्य पदार्थ संचित हैं। और इधर आप क्या देख रहे हैं कि भ्रूणपोष है, पीले कलर का देख रहे होंगे आप, वो भ्रूणपोष है, क्योंकि ये भ्रूणपोष को बचा के रख लेता है, पूरा का पूरा उपयोग नहीं होता है ना? तो आप इस चीज को देख पा रहे होंगे। तो आई होप कि आप भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीज को समझ गए होंगे। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं बीज के प्रसुप्तता में, डॉर्मेंसी में। आइए, ओके, डॉर्मेंसी आपको बताया था ना बेटे कि डॉर्मेंसी बोलते हैं प्रसुप्तता। मतलब जब कई बीज विकसित होते हैं ना, तो उसके अंदर का जो भ्रूण है वो असक्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, यानी उनमें अंकुरन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप, अच्छा एक बात बताओ, जब बहुत गर्मी होता है, भयंकर वाला गर्मी होता है, तो आप घर से निकलना चाहते हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपके अनुकूल पर्यावरण नहीं है। इसीलिए ऐसे बीज जिनको लगता है कि उनके लिए अनुकूल पर्यावरण नहीं है, यानी जो है फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो वो क्या करता है? अपने वृद्धि को कुछ महीने, कुछ दिन के लिए रोक लेता है, खुद को असक्रिय कर लेता है। और इसी पीरियड को, इसी अवधि को बोलते हैं क्या? डॉर्मेंसी। आप कई जो है फ्लावर प्लांट भी देखे होंगे कि कुछ प्लांट में जो पुष्प खिलते हैं वो सीजन में खिलते हैं, नहीं जैसे कोई ठंडा में, कोई गर्मी में। तो मान लो जो गर्मी में खिलता है तो ठंडा में कहाँ चला गया था घूमने? कुंभ का मेला? अरे नहीं, डॉर्मेंसी में चला गया। क्यों सर? अरे भाई बताया ना कि इसका मतलब अगर वो गर्मी में खिल रहा है, इसका मतलब है कि जो ठंड वाला सीजन है, ऋतु है, वो उनको सूट नहीं करता है, यानी वह उनके लिए अनुकूल पर्यावरण नहीं है। समझ में आया? इसी को बोलते हैं क्या? डॉर्मेंसी। तो मैं क्या कह रहा हूं बेटे? सीड डॉर्मेंसी है ना। सीड डॉर्मेंसी को हम बोलते हैं बीज प्रसुप्तता, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इनके भ्रूण या बीज कहो ना, बीज क्या हो जाता है? असक्रिय हो जाता है, असक्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वातावरण होते हैं, जो वातावरण होते हैं वो इनके लिए क्या होते हैं? प्रतिकूल होते हैं। अगर अनुकूल रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो अंकुरन करेगा। लेकिन अगर वातावरण प्रतिकूल होगा तो यह अपने आप को क्या कर लेगा? असक्रिय कर लेगा। सोचेगा भाई जब कोई फायदा ही नहीं होना है तो अपना ऊर्जा खपत यूं ही क्यों करना है? नहीं, तब ये डॉर्मेंसी में चला जाएगा, प्रसुप्ततावस्था में चला जाएगा। लेकिन बेटे बीज का अंकुरन यानी सीड का जर्मिनेशन, अंकुरन दो कारक पे निर्भर करता है, दो कारक पर निर्भर करता है। क्या क्या?
पहला कारक तो बता दिया आपको, कौन? पहला कारक है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसको आप वातावरणीय कारक बोलते हैं, और दूसरा है आनुवांशिक कारक। आनुवांशिक कारक, ठीक है। अगर वातावरणीय कारण की बात करें बेटे तो इसमें दो चीज आएंगे, कौन कौन? एक तो आ जाएगा टेम्परेचर, और दूसरा कौन आ जाएगा? आर्द्रता, जिसको आप ह्यूमिडिटी बोलते हो। दूसरा आ जाएगा कौन? आर्द्रता। यानी अगर बीजों के लिए तापमान उचित नहीं है तो ये कहां चला जाएगा? डोरमेंसी में। अगर उनके लिए आर्द्रता उचित नहीं है तो वो कहां चला जाएगा? डोरमेंसी में। और आप जानते हो कि सभी पौधों के डीएनए और जीन की जो संरचना होती है वो भिन्न भिन्न होता है। तो जो स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, वो जल्दी जर्मिनेट करेगा, जो नहीं होंगे वो जल्दी जर्मिनेट, अंकुरण नहीं करेगा। तो आनुवांशिक कारक पर भी डिपेंड करेगा। मतलब किस पे डिपेंड करेगा बेटे? जीन स्ट्रक्चर पर, मतलब जीन के संरचना पे निर्भर करेगा। तो बीजों का अंकुरण कितने कारक पर निर्भर करता है बेटे? दो कारक पर निर्भर करता है। अभी मैं जर्मिनेशन भी बताता हूं। तो इसको बोलते हैं सीड वायबिलिटी, बीजों की अंकुरण क्षमता। मतलब कि कोई भी बीज कितने दिन तक अंकुरण करने की क्षमता रखता है, ये कितने कारक पर निर्भर करता है? दो कारक पे। कौन कौन? कि जिस बीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए उचित तापमान और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता उपस्थित है क्या? ये बात है। और दूसरा, उनका जो जीन का संरचना है यानी डीएनए का संरचना है वो कैसा है, कितना स्ट्रांग है वो, कितना मजबूत है वो, इस पर निर्भर करता है। अब कुछ एग्जाम्पल ले लें आप, जैसे ऑक्सैलिस, है ना, जैसे ऑक्सैलिस पौधे का जो सीड होता है, इनका अंकुरण क्षमता जो होता है बेटे वो कुछ दिन का होता है। आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आप देखें, कुछ दिन तक होता है। ये तो मैंने मिनिमम लिया। और अगर आप सबसे ज़्यादा की बात करें तो आपके खजूर जो है आपका, जिसको आप डेट पाम कहते हैं इंग्लिश में, जिसको आप खजूर कहते हैं, डेट पाम कहते हैं, इनके बीजों की जो अंकुरण क्षमता होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये कम से कम आप कह सकते हैं कि 2000 वर्ष तक रह सकता है। मतलब 2000 वर्ष तक भी अगर आप इसको रख देंगे और फिर जमीन में लगाएंगे तो ये अंकुरण हो जाएगा। इसी को तो बीजों की अंकुरण क्षमता बोलते हैं, है ना? ये बात है। ओके। और एक है लुपिनस आर्क्टिकस, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, उसको नाम को तो आप ही को याद रखना है बेटे, लुपिनस आर्क्टिकस। लुपिनस आर्क्टिकस का भी जो बीज का क्षमता होता है वो कई गुना इससे ज़्यादा होता है। कितना? 10,000 वर्ष होता है। यानी इसको 10,000 वर्ष के बाद भी लगाएंगे तो इसमें अंकुरण हो जाता है। ये था बीजों की अंकुरण क्षमता, है ना? अब देखते हैं बेटे कि बीज का अंकुरण कितने प्रकार का होता है। आइए देखें। अगर हम अंकुरण के प्रकार देखें कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है भूम्युपरिक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इपीजियल। इपी मतलब ऊपर, जिया मतलब मिट्टी। यानी इस बीज का जो अंकुरण होगा वो कहाँ होगा? जमीन के ऊपर होगा, है ना? और एक होता है कौन? अधोभूमिक, जिसको आप हाइपोजियल बोलते हैं। अधोभूमिक, जिसको आप हाइपो मतलब बिलो, नीचे, जिया मतलब मिट्टी, ग्राउंड, हाइपोजियल, है ना? देखिए बेटे, इसमें जो एग्जाम्पल लेंगे हम इपीजियल में, ऐसा अंकुरण मेनली होता है डाइकॉट में। मेनली किस में होता है? द्विबीजपत्र में होता है। और इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं चना का, यानी ग्राम का ले लेते हैं। अब देखें, जैसे कि मान लीजिए ये जमीन है बेटे, समझने का कोशिश कीजिएगा, और यहाँ पे आपका मान लीजिए कि चना का बीज यहाँ आपने लगा दिया, राइट? लगा दिया।
अब क्या होगा कि इसके जो यहाँ पे रेडिकल होते हैं, ये क्या करेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, है ना, और ये यहाँ पे रूट बनाना शुरू करेगा ना, और ये ऊपर जाना शुरू करेगा। तो एक स्थिति ये, इसको मैं अगली स्थिति में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रूट हो गए, यहाँ पे रूट हो गए, और ये सीधा होके ऐसे हो जाएगा, जमीन के ऊपर आ जाएगा, और एक कॉटिलीडन इधर, एक कॉटिलीडन इधर, देख रहे हो। तो इनका अंकुरन जमीन के ऊपर हो रहा है, इसीलिए इसको भूम्योपरिक बोलते हैं। और देखेंगे कि कुछ दिन के बाद यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पत्ते आ गए, और जैसे ही पत्ते बढ़ेंगे ये दोनों नष्ट हो जाएगा, है ना, ये बात है। यानी कॉटिलीडन तब तक रहेगा जब तक कि ये जो नया लीफ है वो विकसित ना हो जाए, है ना। ये तो था भूम्योपरिक, डाइकॉट। और ऐसा जो होता है बेटे, ये होता है मोनोकॉट में, यानी एक बीज पत्री में होता है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं मेज का, यानी मक्के का। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका, मक्का का। अगर आप ऐसे समझें, ये ज़मीन है और यहाँ आपने मान लीजिए कि एक मक्के का बीज लिया, मान लीजिए आपने एक मक्के का बीज लिया, हाँ ये मक्के का बीज है, और इधर आपका, आप याद करें प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल था। तो अब क्या करेगा, ये यहाँ मूलांकुर चोल होता है, यानी ये रूट निकालेगा, यानी जड़ निकालेगा, और ये प्रांकुर चोल होता है। तो प्रांकुर चोल आपको पता तो है कि ये लीफ और सूट यानी तना निकालता है। ये यूं ही रह जाएगा, ये बीज ऊपर नहीं जाएगा, ये बीज ऊपर चला गया था भूमि के ऊपर, इसीलिए नाम पड़ा भूम्योपरिक। लेकिन ये बीज यहीं रहेगा, और फिर देखेंगे कुछ दिन बाद यहाँ क्या आ गया, लीफ आ गया। देख रहे हैं, ये भूमि के अंदर ही अंकुरन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपोजियल। समझ में आया, ये बात है। अच्छा, ये बात हो गया। तो ये बेटा, ये था आपका बीज में अब कोई टॉपिक हमारा नहीं बच गया है। आपको मैंने बताया था कि बीजों के अंकुरन होते ही आवृत बीजी पौधे का जो जीवन चक्र होता है वो समाप्त हो जाता है। नहीं तो इस तरह हमारा बीज खत्म हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे डिटेल में फ्रूट्स यानी फल।